हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपके जो भी सवाल हैं वो आप हमें ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में। तो कल हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। कहता है कि एक बालक पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत क्या कहलाता है। कह रहा है कि परस्पर अंतर संबंध का सिद्धांत कहलाता है, एकीकरण का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। देखिए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत वाइगोत्स्की साहब ने दिया, ठीक है। और उन्होंने कहा कि बच्चा खेल के माध्यम से सीखता है, ग्रुप में सीखता है, जिससे कि क्या होता है, उसका सोशलाइजेशन अच्छे से हो जाता है। फिलहाल ये हमारा ऑप्शन नहीं है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, जैसे हम अंतर संबंध का सिद्धांत कहते हैं, उन्होंने क्या कि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। किसी एक पक्ष में खराबी आने से सभी पक्ष क्या हो जाते हैं, उससे क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। फिलहाल हमारा ये वाला भी उत्तर नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा एकीकरण का सिद्धांत। यानी कि क्या करता है, स्टार्टिंग में बच्चा क्या करता है, यदि उसके पास कोई चीज़ रखी भी होती है, जब वो बच्चा छोटा होता है तो क्या करता है, अपने पूरे जिस्म को आगे की ओर बढ़ाता है उसको पकड़ने के लिए। लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो अपने हाथ का इस्तेमाल करता है ना, उठाने के लिए। जब वो और बड़ा हो जाता है तो वो अपने उंगलियों से उठाना शुरू कर देता है। तो ये क्या कहलाता है, एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर। और कहता है कि शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि शिक्षार्थियों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते हैं। रुचि से शिक्षार्थियों का जीवन संवरता है। शिक्षक को शिक्षार्थियों में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि शिक्षा का रुचि का सिद्धांत ये बताता है कि शिक्षार्थियों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती है उसे वे क्या लगाकर नहीं करते हैं, मन लगाकर नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। कक्षा में की गई अंतःक्रिया, बिल्कुल आपस में अंतःक्रिया करेंगे तो इससे क्या होगा, उनका सोशलाइजेशन होगा। ठीक है, परियोजना, बिल्कुल परियोजना, पोर्टफोलियो भी होगा और आत्म आकलन भी होगा, यानी कि वो अपना खुद का भी आकलन कर सकते हैं। यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और कहता है कि आनव 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वे ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ये क्या दर्शाता है। देखो, बच्चा क्या है, किसका सहारा ले रहा है, वयस्क का सहारा ले रहा है। यानी कि ZPD आपको मैंने बताया था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आपको इंग्लिश में देखना है, हिंदी में इसके बहुत नाम है। ठीक है, तो आपको हिंदी में देखना, इंग्लिश में देखना है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समस्या समाधान के दौरान बच्चे का या बालक का बीच में अटक जाना और वयस्क के सहायता से उसको टारगेट तक पहुंचाना क्या कहलाता है, ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा पहला। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में भी जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि आप यदि शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, कहता है कि आप कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे जिससे कि वे सामाजिक रूप से परिपक्व हो सकें। आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। आप शिक्षार्थियों को विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और शिक्षार्थियों को शांत रहकर बैठने के लिए कहेंगे। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया कि विद्यार्थी को शांत रहने के लिए कहेंगे। कहता है कि आप शिक्षार्थियों को विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, ऑप्शन आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाकलापों में शिक्षार्थियों को अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे, ये भी ठीक है। आप कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे जिससे कि वे सामाजिक रूप से परिपक्व हो सकें। देखिए, अब 3 ऑप्शन आपके ठीक हो रहे हैं, लेकिन अब आपको इसमें से ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो दोनों को अपने अंदर समाहित कर ले, है ना। तो यदि आप शिक्षार्थियों के सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, तो आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। भाग लेने से क्या होगा, बच्चा खुद करके उसमें क्या करेगा, सीखेगा।
ठीक है, सबसे अच्छा ऑप्शन यही है आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कि एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो किसको बढ़ावा दे, निराशा को बढ़ावा दे, अपसारी सोच को, अभिसारी को, या मात्र रटन को। देखो, निराशा को बढ़ावा दे ऐसा तो नहीं होगा, मात्र रटन रट्टा मारने को बढ़ावा दे ऐसा भी नहीं होगा। अब अभिसारी लगाएं या अपसारी लगाएं? देखो, अभिसारी का मतलब होता है बंद अंत वाला प्रश्न, बंद अंत वाला। अपसारी का मतलब होता है खुला अंत वाला। जब ये खुला अंत वाला होगा तो यहाँ पे क्या क्या होगा, बच्चा कई तरीके का इस्तेमाल कर सकता है। ये बंद अंत वाला है तो इससे क्या होगा, बच्चे का सृजनात्मकता का विकास नहीं होगा। अपसारी चिंतन में क्या होगा, सृजनात्मकता का विकास भी होगा, बिल्कुल होगा, है ना। अब अपसारी चिंतन होता क्या है? देखो, अपसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें व्यक्ति एक ही समस्या के समाधान के लिए विभिन्न विधियों या विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कहता है कि प्रगतिशील शिक्षक की विशेषता नहीं है कि शिक्षक के व्यवहार का आत्मीयता से परिपूर्ण होना, शिक्षार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना, या शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास को मुख्य आधार मानना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, प्रगतिशील शिक्षा आपको किसने दी है? ये दी है आपकी जॉन डीवी ने। ठीक है, कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो कहता है कि शिक्षक के व्यवहार का आत्मीयता से परिपूर्ण होना, बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है। शिक्षार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना करना, ये भी ठीक है। कहता है शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर, बस यही गलत है, शिक्षक को केंद्र बिंदु नहीं मानना है, बालक को केंद्र बिंदु मानना है। ठीक है, कहता है कि शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास को मुख्य आधार मानना, बिल्कुल ये भी ठीक है। लेकिन शिक्षक को केंद्र बिंदु नहीं मानना है, बालक को केंद्र बिंदु मानना है ना, क्योंकि बाल केंद्रीय शिक्षा चल रही है ना हमारी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। फिर से कथन और कारण से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैंने तरीका बताया था इसका आप लोगों को कि आप लोग अभी तर्क ना लगाएं इसमें, ना ही कथन पढ़ें इस तरीके से, ना ही तर्क लगाएं। अभी सोचें ये है ही नहीं, अभी आप ये देख लीजिए कि ये दोनों जो दिए गए हैं क्या ये ठीक हैं या नहीं है, पहले आप ये देख लीजिए, जिससे कि 2 ऑप्शन आपके कट जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्यों की लगा दीजिए और फिर यहाँ पर क्यों की लगा दीजिए और आपको नीचे वाला सेंटेंस पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। कहता है बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं, बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है। अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के लिए क्या करते हैं बच्चे, बाहर निकलते हैं, पड़ोस में जाते हैं, है ना, उससे सीखते हैं, यानी कि ए वाला ऑप्शन ठीक है। कहता है आर कहता है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, बिल्कुल है, जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है, ये भी ठीक है। सामाजिकरण हमारा औपचारिक भी होता है जैसे कि स्कूल वगैरह हो गया, अनौपचारिक भी होता है जैसे कि घर पड़ोस आस पड़ोस समाज हो गया, ये भी, यानी कि ए और आर दोनों ठीक हैं। कह रहा है कि ए सही है आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक, और अब देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही हैं। अब इसमें कन्फ्यूज़न है ना, तो अब क्यों की लगा के पढ़ लीजिए। कहता है कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं, क्योंकि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के लिए ज़रिए होती है, यानी कि तर्क भी ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। एक शिक्षार्थी जो डैश से ग्रस्त है, ठीक से लिख नहीं पाता है, क्या नहीं कर पाता है, लिख नहीं पाता है। मैंने बताया था लिखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, डिस्ग्राफिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर हमें लिखने में विकार है तो डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, अगर हमें पढ़ने में विकार है तो क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है। अगर हमें गणित में विकार है या गणना करने में विकार है तो हमारा डिसकैलकुलिया हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। कहता है कि वाइगोस्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो वाइगोस्की ने कहा है, क्या कहा है कि भाषा पहले है और विचार
बाद में है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका भाषा। ठीक है, ये संतुलन, संगठन, ये सब किसका है? पियादे साहब का है। तो आज के लिए इतना ही।